नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज डेट 24 जनवरी और द हिंदू की जितने भी इंपॉर्टेंट खबर है मुझसे एक एक करके विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन एपिसोड की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कोट है, दिल से दी गई शिक्षा समाज में क्रांति ला सकती है, और ये कथन है मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे हमारे पिछले अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न था, LRASHM मिसाइल की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शंस हैं, ए केवल जमीन आधारित लक्ष्यों पर हमला कर सकती है, बी हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन के रूप में उच्च गति से लक्ष्यों को भेज देती है, सी केवल वायु रक्षा प्रणाली है, या डी इसका उपयोग केवल परीक्षण उद्योगों के लिए होता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन के रूप में उच्च गति से लक्ष्यों को भेजती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया था, और जिन्होंने गलत दिया था वो हमारे पिछले एपिसोड में जाकर इसके एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज की पहली न्यूज को। न्यूज है, 71 fugitives wanted by India located abroad in 2024 to 25, highest in 12 years। तो न्यूज़ क्या है इसे हम समझ लेंगे। तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2024 से 25 में भारत द्वारा वांछित 71 भगोड़े अपराधी विदेशों में पाए गए, जो पिछले 12 वर्षों में सबसे अधिक है। सबसे अधिक इनकी संख्या है। ये दिखाता है कि भारतीय एजेंसियां अब पहले की तुलना में विदेश भागी अपराधियों का पता लगाने में ज्यादा सक्रिय और प्रभावी हुई हैं। और इसी दौरान 27 भगोड़े जो हैं उनको भारत वापस भी लाया गया है, यानी कि प्रत्यर्पण या निर्वासन के जरिए। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की एक रिपोर्ट बताती है कि सीबीआई ने इन भगोड़ों का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सीबीआई ने न केवल इनके लोकेशन ट्रैक की, बल्कि भारतीय नागरिकता छोड़ने से जुड़े 22,000 से अधिक मामलों पर भी गृह मंत्रालय के पोर्टल पर कार्रवाई की गई है। वहीं पिछले दशक में विदेशी देशों में पाए गए भगोड़ों की संख्या 2013 में 15 और 2015 में 42 के बीच रही, जो कि पिछले साल बढ़कर 71 हो गई है, जैसा कि पूर्व रक्षा विभाग की रिपोर्टों में पता चला है। वहीं दूसरी ओर प्रतिवर्ष भारत को प्रत्यर्पित या निर्वासित किए जाने वाले भगोड़ों की संख्या 5 से 29 के बीच रही, जिसमें सबसे अधिक संख्या 2023 में दर्ज की गई। विदेश मंत्रालय के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत ने विदेशी देशों को 137 प्रत्यर्पण अनुरोध भेजे हैं, और इनमें से 134 स्वीकार किए गए हैं, अनुरोध के लिए स्वीकार किए गए, जबकि 125 जो हैं वो अभी भी विदेशी सरकारों के पास लंबित हैं, और 3 अनुरोध अस्वीकार किए गए हैं। वहीं 2024-25 के दौरान विदेशी सरकारों को 74 न्यायिक अनुरोध, जिन्हें की लेटर्स रोगेटरी कहा जाता है, भेजे गए, और इनमें से 47 लेटर्स रोगेटरी पर पूर्ण रूप से कार्रवाई की गई, और जिनमें से 42 सीबीआई द्वारा और 5 अन्य एजेंसियों द्वारा भेजे गए थे। वहीं 31 मार्च 2025 तक अन्य देशों के पास कुल 533 अनुरोध पत्र लंबित हैं। और इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है, पीएम लॉन्चेस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स फ्लैग ऑफ ट्रेन सर्विसेज इन केरला। ये जो टॉपिक है ये जीएस पेपर 3 डेवलपमेंट से संबंधित है। न्यूज क्या है इसे समझ लेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, शुभारंभ किया, और नई रेल सेवाओं को हरी झंडी भी दिखाकर उन्हें रवाना किया। उन्होंने कहा कि अगर भारत को विकसित बनाना है तो केरल का विकसित होना भी उतना ही जरूरी है। और इसी मौके पर उन्होंने 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन और एक नई यात्री ट्रेन शुरू की, जिसमें कि केरल की रेल कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। खासतौर पर गुरुवायूर त्रिशूर के बीच चलने वाली ट्रेन से तीर्थयात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। अब जो 9 घोषित 3 एक्सप्रेस ट्रेन है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो उसमें तिरुवनंतपुरम ताम्रम अमृत भारत एक्सप्रेस है, नागरकोइल मंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस और तिरुवनंतपुरम चारल पल्लई अमृत भारत एक्सप्रेस इसमें शामिल है। इसी के साथ ये भी बताया गया है कि तिरुवनंतपुरम को स्टार्टअप हब के रूप में विकसित करने के लिए नई पहल की जा रही है, और इसी समय पर पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया गया है, जो कि सड़क किनारे सामान बेचने वाले छोटे व्यापारियों को सस्ते ऋण की सुविधा देता है। और इससे पहले ये लोग ऊंचे ब्याज दर पर कर्ज लेने को मजबूर थे, लेकिन अब उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। और इसमें यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार ने शहरी गरीबों के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, जिसमें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश भर में 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए गए हैं, और इनमें से केरल में लगभग 12 लाख शहरी गरीब परिवारों को पक्के घर मिले हैं। और इतना समझने के बाद आगे बढ़ेंगे अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है, मुर्मू इनोग्रेट ग्रंथ कुटीर एट राष्ट्रपति भवन। तो ये भी टॉपिक जो है ये आपका जीएस पेपर 3 डेवलपमेंट, साथ ही साथ जीएस पेपर 1
आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। तो 23 जनवरी को भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया। ग्रंथ कुटीर एक विशेष सांस्कृतिक शैक्षणिक स्थान है जहां भारत की 11 शास्त्रीय भाषाओं जिसमें कि संस्कृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली शामिल है। इसमें लिखी गई 2300 पुस्तकें और करीब 50 प्राचीन पांडुलिपियां रखी गई हैं। इन पांडुलिपियों में से कई ताड़ के पत्ते, कपड़े, झाल और कागज जैसी पारंपरिक सामग्रियों पर हस्तलिखित लिखी गई हैं। वहीं संग्रह में महाकाव्य, दर्शन, भाषा विज्ञान, इतिहास, शासन विज्ञान, भक्ति, साहित्य और भी शामिल है और इन भाषाओं में भारत का संविधान भी शामिल है। राष्ट्रपति ने यह भी बताया कि मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 3 अक्टूबर 2024 को मिला है। ग्रंथ कुटीर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को दिखाता है। यह संदेश देता है कि हमारी प्राचीन भाषाओं में संचित ज्ञान आज भी प्रासंगिक है। यह पहल केंद्र व राज्य सरकारों, विश्वविद्यालय, शोध संस्थान, सांस्कृतिक संगठन और व्यक्तिगत दानदाताओं के सहयोग से विकसित हुई है। पांडुलिपियों के संरक्षण, प्रबंधन और प्रदर्शन में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान कर रहा है। वहीं ग्रंथ कुटीर का उद्देश्य भारत में भारतीय विरासत के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, औपनिवेशिक मानसिकता के प्रभाव को कम और विविधता में एकता की भावना को मजबूत करना है। ये ज्ञान भारतम मिशन का भी समर्थन करता है जिसका लक्ष्य भारत की विशाल पांडुलिपि विरासत को संरक्षित करना, डिजिटाइज करना और भविष्य की पीढ़ियों तक पहुंचाना है। पहले यहाँ रखी गई कुछ औपनिवेशिक काल की पुस्तकें अब राष्ट्रपति भवन परिसर के भीतर अलग अलग स्थान पर रख दी गई हैं और उन्हें डिजिटल रूप में शोधकर्ता के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। राष्ट्रपति भवन के निर्देशित सर्किट 1 के दौरान आगंतुक जो है वो इन पांडुलिपियों और कलाकृतियों की झलक देख सकेंगे और इसके साथ ही एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लोग पुस्तकों को पढ़ सकेंगे और शोधकर्ता प्रत्यक्ष प्रवेश के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। और इसमें यह भी कहा गया कि शास्त्रीय भाषाओं ने भारतीय संस्कृति की नींव रखी है। पाणिनि का व्याकरण, आर्यभट्ट का गणित, चरक सुश्रुत का चिकित्सा विज्ञान, तिरुक्कुरल अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ आज भी दुनिया को दिशा देते हैं। इन भाषाओं ने आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसमें यह भी कहा गया है कि इन भाषाओं की विरासत को बचाना और आगे बढ़ाना हम सभी का सामूहिक दायित्व है और इसके लिए विश्वविद्यालयों में इनके अध्ययन को बढ़ावा देना, युवाओं को कम से कम एक शास्त्रीय भाषा सीखने के लिए प्रेरित करना और पुस्तकालयों में इन भाषाओं की पुस्तकों की उपलब्धता बढ़ाना जरूरी है। और इस लिहाज से ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति ने यह भी विश्वास जताया है कि ग्रंथ कुटीर का संग्रह लगातार बढ़ेगा और यह विशेष रूप से युवाओं को भारत की शास्त्रीय भाषाओं को समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करेगा। और इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे अपनी अगली और आज की अंतिम न्यूज की तरफ। न्यूज है इंडिया EU विल अपग्रेड टाइज, ट्रेड डील स्टिल इन द वर्क्स। ये आपके GS पेपर 2 IR से संबंधित है। न्यूज को हम समझ लेंगे। भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंध आने वाले समय में और मजबूत होने जा रहे हैं। 27 जनवरी को दिल्ली में 16वां भारत यूरोपियन शिखर सम्मेलन होने वाला है और इस शिखर सम्मेलन का मुख्य फोकस भारत EU मुक्त व्यापार समझौते पर होगा जिस पर पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से बातचीत चल रही है। हालांकि अभी इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं होंगे लेकिन इसकी पूरी वार्ता होने की घोषणा की जाएगी जिसे एक बड़ा कूटनीतिक कदम माना जा रहा है। इस व्यापार समझौते पर बातचीत कठिन रही है क्योंकि इसमें कृषि, कार्बन बॉर्डर टैक्स, सीमाओं की आपूर्ति और गैर शुल्क बाधाएं जैसे संवेदनशील मुद्दे शामिल रहे हैं। भारत और EU ने फिलहाल संवेदनशील कृषि मुद्दों को बातचीत से बाहर रखने का फैसला किया है ताकि आगे बढ़ा जा सके। यूरोपीय संघ ने भी ये साफ किया है कि दिल्ली शिखर सम्मेलन में केवल समझौते की घोषणा होगी, औपचारिक हस्ताक्षर बाद में किए जाएंगे। व्यापार के अलावा इस शिखर सम्मेलन में नई रक्षा और सुरक्षा साझेदारी, सूचना सुरक्षा पर समझौता, आवागमन ढांचे पर समझौता ज्ञापन भी एजेंडे में शामिल है। रक्षा एवं सुरक्षा समझौता एशिया में जापान और दक्षिण कोरिया के बाद EU का तीसरा ऐसा व्यापक समझौता होगा। ये किसी विशेष सैन्य सौदे या तकनीक हस्तांतरण को सीधे तय नहीं करेगा बल्कि भविष्य के सहयोग के लिए एक ढांचागत फ्रेमवर्क तैयार करेगा। और इस साझेदारी में रूस यूक्रेन युद्ध भी एक संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि भारत और EU का रूस को लेकर दृष्टिकोण अलग अलग है। EU ने रूस के साथ भारत के तेल व्यापार और सैन्य अभ्यासों पर सवाल उठाए जबकि भारत ने इसे अपने राष्ट्रहित और रणनीतिक स्वायत्तता से जोड़ा है। दोनों पक्ष ये मानते हैं कि इन मतभेदों के बावजूद संवाद बनाए रखना जरूरी है। आवागमन समझौते के अंतर्गत उच्च कुशल कामगार, छात्र, शोधकर्ता और मौसमी कामगार शामिल हैं। इनकी आवाजाही को आसान बनाने की योजना है। हालांकि EU के हर देश में कितने लोगों को प्रवेश मिलेगा यह फैसला संबंधित देश
स्वयं लेगा और इसके अलावा भारत और ईयू भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रतिबद्ध है और इसके लिए व्यवहार्यता अध्ययन किया जाएगा। कुल मिलाकर ये शिखर सम्मेलन केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि रणनीतिक साझेदारी, सुरक्षा सहयोग, जलवायु परिवर्तन, आपूर्ति श्रृंखला, महत्वपूर्ण खनिज, मानवीय सहायता और बहुपक्षीय सहयोग जैसे क्षेत्रों में भारत ईयू संबंधों को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है। और ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और संबंधित अभ्यास प्रश्न को देख लेंगे। प्रश्न है, पीएम स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है, ए किसानों को सब्सिडी देना, बी स्टार्टअप को बढ़ावा देना, सी सड़क किनारे सामान बेचने वालों को ऋण सुविधा देना, या डी छात्रों को छात्रवृत्ति देना। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। और इस प्रोग्राम की पीडीएफ को आप हमारे नेक्स्ट IAS हिंदी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।